हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकेंड करेंगे। ठीक है, कीमत प्रक्रिया, मांग तथा पूर्ति विश्लेषण सेकेंड चैप्टर है। मांग का पहले अर्थ जान लेते हैं। मांग क्या होता है? ठीक, मांग यानी डिमांड। मांग का अर्थ, मांग एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ है। ठीक है, मांग की परिभाषा मांग के 4 आवश्यक तत्वों पर रोशनी डालती है। पहला पॉइंट जो है वस्तु की मात्रा। ठीक है, उसके बाद है खरीदने की तात्पर्यता, वस्तु की कीमत, और चौथा पॉइंट है समय अवधि। एक वस्तु की मांग एक व्यक्ति के संदर्भ में या संपूर्ण बाजार के संबंध में हो सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति के संदर्भ में और संपूर्ण बाजार के संबंध में हो सकती है। व्यक्तिगत मांग क्या होता है? व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक दी गई समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ है। ठीक है, उसके बाद आता है बाजार मांग। बाजार मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उस मात्रा से है जिसे बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता दी गई समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ हैं। ठीक है, ये बाजार मांग का अर्थ हो गया। उसके बाद है मांग के निर्धारक। व्यक्तिगत मांग, मांग के निर्धारक। ठीक है, ये एक वस्तु की मांग बहुत से कारकों से बढ़ या घट जाती है। मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या नीचे दी गई है। दी गई वस्तु की कीमत मांग के निर्धारक जो है। ठीक है, पहला पॉइंट है दी गई वस्तु की कीमत। दी गई वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, सामान्यतः कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि जब कीमत बढ़ती है तब उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर में कमी के कारण मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। उदाहरण है, यदि एक दी गई वस्तु जैसे चाय की कीमत बढ़ती है तब इसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि कीमत में वृद्धि के कारण चाय से प्राप्त होने वाली संतुष्टि कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट, संबंधित वस्तुओं की कीमत। दी गई वस्तु की मांग संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से भी प्रभावित होती है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो संबंधित वस्तु 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है प्रतिस्थापक या स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, और दूसरा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु। ओके, तो प्रतिस्थापक वस्तुएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापक वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब प्रतिस्थापक वस्तु क्या होती है? जिसे एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे प्रतिस्थापक वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी। ठीक है, ये प्रतिस्थापक वस्तु के उदाहरण हो गए। प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि दी गई वस्तु की मांग में वृद्धि कर देती है। जैसे, और ऐसा ही इसके विपरीत होता है। ठीक है, उदाहरण, यदि एक प्रतिस्थापक वस्तु जैसे कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तब दी गई वस्तु जैसे चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय अब कॉफ़ी की तुलना में सस्ती हो जाएगी। इस कारण दी गई वस्तु की मांग प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट जो है पूरक वस्तुएं। ठीक है, पूरक वस्तु क्या होती है? देखिए, पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक साथ एक विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे चाय और चीनी। ठीक है, तो पूरक वस्तु क्या होती है? वह वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, वो पूरक वस्तु होती है एक साथ। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दी गई वस्तु की मांग कम हो जाती है, और ऐसा ही इसके विपरीत होता है। उदाहरण,
यदि एक पूरक वस्तु जैसे चीनी की कीमत बढ़ती है तब दी गई वस्तु जैसे चाय की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं को एक साथ उपयोग करना अब अपेक्षाकृत महंगा हो जाएगा। ठीक है। अतः एक दी गई वस्तु की मांग पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से विपरीत रूप से प्रभावित होती है। ठीक है। तो ये प्रतिस्थापक और पूरक वस्तु के कुछ और अन्य उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए, जैसे प्रतिस्थापक वस्तुओं के उदाहरण है चाय और कॉफ़ी हो गई, कॉक और पेप्सी हो गई। ठीक है। पेन और पेंसिल हो गया, सीडी और डीवीडी हो गया, और स्याही का पेन या फिर बॉल पेन। ठीक है। चावल या गेहूँ, ये होंगे प्रतिस्थापक वस्तु के उदाहरण। उसके बाद है पूरक वस्तुएं, चाय और चीनी, पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, ब्रेड और मक्खन, पेन और रिफिल, ईंट और सीमेंट। ये हो गई पूरक वस्तुओं के उदाहरण। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता की आय। एक वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय से भी प्रभावित होती है, परंतु आय में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव विचाराधीन वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दी गई वस्तु एक सामान्य वस्तु है तब आय में वृद्धि इसकी मांग में वृद्धि कर देती है। अगर सामान्य वस्तु है तो आय में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, जबकि आय में कमी मांग में कमी कर देगी। ठीक है। अगर आय में कमी होगी तो मांग भी कम होगा। ओके। यदि दी गई वस्तु एक घटिया वस्तु है तब आय में वृद्धि मांग में कमी कर देती है, जबकि आय की कमी मांग में वृद्धि कर देती है। उदाहरण देखते हैं इसका। माने कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता टोंड दूध का उपयोग कम कर देता है और फुल क्रीम का दूध उपभोग बढ़ा देता है। इस स्थिति में उपभोक्ता के लिए टोंड दूध एक घटिया वस्तु हो जाएगी और फुल क्रीम एक सामान्य वस्तु हो जाएगी, है ना। ठीक है। अब करते हैं चौथा पॉइंट, अभिरुचि और प्राथमिकताएं। उपभोक्ता की अभिरुचि और प्राथमिकताएं एक वस्तु की मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इनमें फैशन, रिवाज, आदतें आदि में परिवर्तन शामिल है। यदि एक वस्तु फैशन में है या उपभोक्ता द्वारा इसे प्राथमिकता दी जाती है तब ऐसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि उपभोक्ता की वस्तु में कोई रुचि ना हो तो उस वस्तु की मांग गिर जाती है। ठीक है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट। देखिए, पांचवा, भविष्य में कीमत परिवर्तन की प्रत्याशा। यदि किसी वस्तु की कीमत निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना हो तब लोग उसकी सामान्यतः खरीदी जाने वाली मात्रा से अधिक मात्रा खरीदेंगे, है ना। वर्तमान अवधि में भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना और मांग में परिवर्तन के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। उदाहरण, यदि भविष्य में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में इसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। ठीक है। इसमें मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या अंतर है। देखिए, जब दी गई वस्तु की मांग उसकी स्वयं की कीमत में परिवर्तन से परिवर्तित होती है तब मांग में इस परिवर्तन को मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु दी गई है, दी गई वस्तु की मांग उसकी स्वयं की कीमत के परिवर्तन से परिवर्तित होती है तब उसको क्या कहेंगे, मांगे मात्रा में परिवर्तन। ठीक है। उदाहरण, यदि पेप्सी की मांग इसकी स्वयं की कीमत से परिवर्तन के कारण परिवर्तित होती है तब पेप्सी की मांग में इस परिवर्तन को मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मांग में परिवर्तन, जब दी गई वस्तु की मांग कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होती है। ठीक है। अन्य कारकों, दी गई वस्तु की मांग कीमत के अलावा अन्य कारकों से परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, मांग परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण, यदि पेप्सी की मांग कोक की कीमत में परिवर्तन के कारण या आय में परिवर्तन के कारण या अभिरुचियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होती है तो पेप्सी की मांग में घटित ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, मांग में परिवर्तन कहेंगे। ओके,
चलिए, उसके बाद है बाजार मांग निर्धारक। ठीक है, वो व्यक्तिगत मांग निर्धारक, ये बाजार मांग निर्धारक था। बाजार मांग के कुछ खास विशेषताएं होती है जो कि व्यक्तिगत मांग में नहीं पाई जाती है। बाजार मांग एक वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों से प्रभावित होती है। इसके अलावा यह निम्न कारकों से भी प्रभावित होती है। पहला है जनसंख्या, जनसंख्या का आकार और संरचना। ठीक है, एक वस्तु की बाजार मांग देश की जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या में वृद्धि बाजार मांग को बढ़ा देती है, जबकि जनसंख्या में कमी बाजार मांग को कम कर देती है। जनसंख्या की संरचना अर्थात जनसंख्या में पुरुष, महिला, बच्चे और वृद्ध व्यक्तियों की संख्या का अनुपात भी एक वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि बाजार में महिलाओं का अनुपात अधिक है तब उनके उपयोग की वस्तु जैसे लिपस्टिक और साड़ी आदि भी महंगा मांग जो है अधिक होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु की स्थिति भी बाजार मांग को प्रभावित करती है। जैसे ठंड में गर्म कपड़ों और जैकेट की मांग बढ़ जाती है, जबकि वर्षा ऋतु में छाते और रेनकोट की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आय का निर्धारक, आय का वितरण। ठीक है, यदि देश में आय का एक समान वितरण है तो वस्तुओं की बाजार मांग अधिक होगी, परंतु यदि आय का वितरण असमान है अर्थात लोग या तो बहुत अमीर या बहुत गरीब है तब बाजार मांग क्या होगी, निम्न स्तर की होगी। ओके, बाजार मांग के निर्धारक एक वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक भी हैं। दी गई वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। ठीक है, उपभोक्ता की आय होगी, अभिरुचियाँ या प्राथमिकताएं होगी, भविष्य में कीमत परिवर्तन की प्रत्याशा हो गया। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या का आकार और संरचना, मौसम और जलवायु, आय का वितरण। ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस किया था, वही सब पॉइंट है। ओके, अब आते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा मांग तालिका। मांग तालिका एक दी गई समय अवधि में विभिन्न कीमतों के स्तर पर एक वस्तु की विभिन्न मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाला तालिकापूर्ण वितरण है। यह वस्तु की कीमत और इसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, मांग तालिका के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और एक होता है बाजार मांग तालिका। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत मांग तालिका को डिस्कस करते हैं क्या होता है और इसकी तालिका कैसे बनेगा। ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका से प्राय एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा खरीदने के इच्छुक विभिन्न मात्राओं के तालिकापूर्ण वितरण से होता है। ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे कीमत दी होगी और यहाँ एक एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मांग। ठीक है, मांगी जाने वाली मांग या मात्रा ये इकाइयों में दिया होगा, जैसे 5 4 3 2 1 है और ये 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, इसका वक्र भी बनेगा आगे। आप ना जो व्यक्तिगत मांग तालिका का जो तालिका है और वक्र है उसको एक साथ बनाना है, इसको ऊपर और वक्र को नीचे। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करना है, मतलब उसके बारे में लिखना है कुछ पॉइंट। ओके, चलिए, तो मांग तालिका दो चरों कीमत और मात्रा के बीच संबंध को बताती है। यह बताती है कि ऊंची कीमतों की बजाय नीची कीमतों पर अधिक मात्रा मांगी जाती है। जैसे आप सामान्य कीमत से कम कीमत पर डीवीडी दिए जाने पर शायद अधिक डीवीडी को खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद है बाजार मांग तालिका। दूसरा मैंने बताया था क्या है, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका वह तालिकापूर्ण विवरण होती है जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के इच्छुक है। यह प्रत्येक कीमत पर सभी व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का जोड़ होता या होती है। ठीक है, बाजार मांग तालिकाओं को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, DM = DA + DB + and so on। ओके,
DM क्या होता है? बाजार मांग, और DA परिवार A है और DB क्या है? परिवार B है। बाजार मांग तालिका यहाँ पे आएगा कीमत रुपए में, व्यक्तिगत मांग इकाइयों में आएगा, ठीक है। और उसके बाद बाजार मांग इकाइयों में आएगा और यहाँ बाजार मांग इकाइयों में आएगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग परिवार A है, ठीक है, DA जिसे बोलेंगे, और बाजार मांग परिवार B है, ओके। और बाजार मांग इकाइयों में इन दोनों को जोड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे परिवार A और परिवार B को, DA और DB को जोड़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ का 5 4 3 2 1 और ये 1 2 3 4 5। उसके बाद जो परिवार B है वहाँ 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको और इसको ऐड करेंगे, 3 2 जमा 3 5, 3 जमा 4 7, 4 जमा 5 9 और 5 जमा 6 11, ठीक है। यह है बाजार मांग तालिका। इस तालिका के अनुसार बाजार मांग विभिन्न कीमतों पर परिवार A और B की मांग के योग से प्राप्त की गई है। 5 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर बाजार मांग 3 इकाइयाँ हैं। जब कीमत गिरकर 4 रुपये हो जाती है तो बाजार मांग बढ़कर 5 इकाइयाँ हो जाती है। अंततः बाजार मांग तालिका कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है, विपरीत संबंध को, ठीक है। उसके बाद है मांग वक्र। मांग वक्र मांग तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है। यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जो कि एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाते हैं जिन्हें एक निश्चित समयावधि में एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को इच्छुक है, जबकि यह मान लिया जाता है कि अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट है, देखिए। अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए यह एक वस्तु की कीमत और इसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। यह संबंध किसी भी वस्तु के लिए मांग तालिका के प्रत्येक संयोग को ग्राफ पर प्रदर्शित करके बनाया जा सकता है, ठीक है। मांग तालिका की तरफ मांग वक्र भी व्यक्तिगत क्रेता और संपूर्ण बाजार दोनों के लिए बनाया जा सकता है। अंततः मांग वक्र 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा होता है बाजार मांग। देखिए ये रहा, पहला होता है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र, ठीक है। व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग तालिका का ग्राफीय निरूपण होता है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका को देखकर इसको बनाया गया है, ठीक है, व्यक्तिगत मांग वक्र को, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे। अभी दिखाती मैं आपको, देखिए इस तरीके से व्यक्तिगत मांग तालिका, कीमत और एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, ठीक है, यह मांग। तो ये है तालिका और उसका वक्र जो है आगे बनाया गया। तो आप एक साथ ही बनाएंगे, ठीक है। पहले तालिका, फिर वक्र और फिर उसके बारे में हमें बताना होता है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत मांग वक्र, यहाँ पे जो है ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है, ठीक है। यहाँ कीमत आएगा इकाइयों में, कीमत आएगा रुपए में, और यहाँ आएगा मांगी गई मात्रा इकाइयों में, ठीक है। 5 रुपये कीमत पर x वस्तु की मांगी जाने वाली मांग जो है 1 है, ठीक है। फिर 4 रुपये कीमत पर x वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जो है या मांग है वो 2 है, ठीक है। फिर 3 रुपये कीमत पर x वस्तु की मांगी जाने वाली मांग 3 है। 2 रुपये कीमत पर x वस्तु की मांगी जाने वाली मांग जो है 4 है, ठीक है। उसके बाद 1 रुपये कीमत पर मांगी x वस्तु की मांगी जाने वाली कीमत मात्रा जो है या मांग वो कितना है 5 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मिला देना है, तो ये बन जाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र, ठीक है। व्यक्तिगत मांग तालिका की सहायता से व्यक्तिगत मांग वक्र बनाया जा सकता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कीमत जो है स्वतंत्र चर को उद्ग्र अक्ष y पर और मांगी गई मात्रा निर्भर चर क्षैतिज अक्ष x पर दर्शाया गया है।
प्रत्येक संभव कीमत पर एक मात्रा है जिसे उपभोक्ता खरीदने को इच्छुक है। सभी बिंदुओं जैसे P से T तक को मिलाने पर मांग वक्र DD प्राप्त होता है, जिसे हम व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। ठीक है, मांग वक्र DD कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध के कारण नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है ना। बाजार मांग वक्र, ठीक है, बाजार मांग वक्र बाजार मांग तालिका का ग्राफीय निरूपण होता है। यह व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज योग से प्राप्त होता है। बाजार मांग वक्र ये आप देख रहे हैं, इसको हम बाजार मांग तालिका की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, जब उस तालिका से हम ये बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ आएगा कीमत जो है, और यहाँ पे आएगा मांगी गई मात्रा। ठीक है, कीमत जो है रुपए में आएगा और मांगी गई मात्रा इकाइयों में आएगा। ठीक है ना। DA DB की तुलना में DM चपल होता है। ठीक है, चपल होता है। ओके, उसके बाद आते हैं नीचे। बाजार मांग तालिका में दिखाए गए बिंदुओं को चित्र में ग्राफीय रूप से दर्शाया गया है। DA और DB व्यक्तिगत मांग वक्र है। बाजार मांग वक्र DM को व्यक्तिगत मांग वक्र DA और DB के क्षैतिज योग से प्राप्त किया गया है। बाजार मांग वक्र DM की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध के कारण नीचे की ओर गिरता है। ओके, बाजार मांग वक्र चपटा होता है। बाजार मांग वक्र जो है व्यक्तिगत मांग वक्रों की तुलना में चपटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत परिवर्तन के कारण व्यक्तिगत मांग की तुलना में बाजार मांग से सापेक्षित परिवर्तन अधिक होता है। मांग वक्र का ढाल, एक वक्र के ढाल को y अक्ष पर चर में परिवर्तन और x अक्ष पर चर में परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः मांग वक्र का ढाल कीमत में परिवर्तन की मात्रा में परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। देखिए, मांग वक्र का ढाल कैसे, कीमत में परिवर्तन डिवाइड बाय मांग में परिवर्तन। ठीक है, इसे हम मांग वक्र का ढाल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। अंततः जो ढाल है ऋणात्मक होता है। मांग वक्र का ढाल मांग वक्र के चपटेपन या सपाटता को मापता है। अतः यह कीमत और मात्रा में निरपेक्ष परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, दिए गए चित्र में जब कीमत 8 रुपये से गिरकर 4 रुपये हो जाती है, तब मांगी गई मात्रा 2 इकाई से बढ़कर 4 इकाइयाँ हो जाती है। इस स्थिति में मांग वक्र का ढाल होगा, मांग वक्र का ढाल चेंज इन P डिवाइड बाय चेंज इन Q। 4 - 8 और 4 - 2 बराबर घटा दो। ओके, अब आते हैं मांग का नियम। अगला टॉपिक है मांग के नियम पर। अन्य तत्व यथास्थिर यानी अन्य तत्व स्थिर रहने पर मांग का नियम कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। यह नियम खरीद का पहला नियम भी कहा जाता है। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, देखते हैं। प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता और पूरक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। और तीसरा, उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहती है। और चौथा है, भविष्य में कीमत परिवर्तन की कोई आशंका नहीं है। ठीक है, ये कुछ मान्यताएं थी मांग के नियम की। मांग के नियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, पहला है विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत संबंध यह कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। यह सीधे रूप से यह बताता है कि कीमत में वृद्धि से मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी और कीमत में कमी से मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है गुणात्मक ना कि परिमाणात्मक। ये केवल एक गुणात्मक कथन है, अर्थात यह परिवर्तन की मात्रा को नहीं अपितु मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट जो है, कोई अनुपातिक संबंध नहीं। ये कीमत में परिवर्तन और परिणामवश मांग में परिवर्तन के बीच कोई
अनुपातिक संबंध स्थापित नहीं करता। यहाँ अनुपातिक, ठीक है, यहाँ अनुपातिक होगा। उसके बाद है चौथा पॉइंट, एक तरफा। मांग का नियम एक तरफा है। यह मांगी गई मात्रा की कीमत पर प्रभाव डालता है और मांगी गई वस्तु की कीमत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए मांग के नियम के कारण, पहला कारण घटते सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, घटते सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि जब हम एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो हर अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम होती है। ठीक है, अतः एक वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। यदि उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है तब वह अधिक कीमत चुकाएगा और उपभोक्ता वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई के लिए सामान्य कीमत चुकाना नहीं चाहेगा। कि उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयाँ तभी खरीदेगा जब कीमत गिरती हो। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मांग के नियम के लागू होने का मुख्य कारण घटती सीमांत उपयोगिता नियम है। दूसरा है स्थानापन्न प्रभाव। स्थानापन्न प्रभाव से एक वस्तु की सस्ते होने पर उसे महंगी वस्तु की जगह प्रतिस्थापित करने से होता है। जब एक वस्तु की कीमत गिरती है तब वह प्रतिस्थापक वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो जाती है। परिणाम स्वरूप दी गई वस्तु की मांग बढ़ती है। ठीक है, उदाहरण, यदि दी गई वस्तु जैसे कोक की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता तब पेप्सी सस्ती होगी, वह इसे कोक की जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात पेप्सी की मांग बढ़ेगी। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद है आय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद है आय प्रभाव। आय प्रभाव से अभिप्राय दी गई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन से मांग पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। ठीक है, जब दी गई वस्तु की कीमत गिरती है तो इससे उपभोक्ता की क्रय शक्ति यानी वास्तविक आय बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वह उसी मौद्रिक आय से दी गई वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। उदाहरण, माना ईशा चार चॉकलेट खरीदती है, 10 रुपये का है, एक चॉकलेट 10 रुपये का है, जिसकी पॉकेट मनी 40 रुपये है। यदि चॉकलेट की कीमत गिरकर 8 रुपये प्रत्येक हो जाती है तब उसी मौद्रिक आय से ईशा अपनी वास्तविक आय में वृद्धि के कारण 5 चॉकलेट जो खरीद सकेगी। ठीक है ना। उसके बाद है नए ग्राहक। जब एक वस्तु की कीमत गिरती है तब बहुत से नए ग्राहक जो पहले ऊंची कीमत के कारण उस वस्तु को खरीदने की स्थिति में नहीं थे अब उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। कम कीमत के कारण नए ग्राहकों के साथ ही पुराने ग्राहक भी वस्तु की अधिक मात्रा मांग जो है करने लगते हैं। यदि आइसक्रीम के फैमिली पैक की कीमत 100 रुपये से गिरकर 50 रुपये प्रति पैक हो जाती है तब बहुत ग्राहक जो पहले आइसक्रीम खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते थे अब इसे खरीद सकेंगे। इसके अलावा आइसक्रीम के पुराने ग्राहक अब अधिक उपयोग कर सकते हैं जिससे कि कुल मांग बढ़ती है। ठीक है। पांचवा है विविध उपयोग। कुछ वस्तुएं जैसे कि दूध हो गया, बिजली, ठीक है, आदि के विविध प्रयोग होते हैं जिनमें से कुछ दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब ऐसी एक वस्तु जैसे दूध की कीमत बढ़ती है तब इसके उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य तक ही सीमित हो जाते हैं, जैसे दूध पीना, और कम महत्वपूर्ण उपयोग जैसे पनीर, मक्खन आदि के लिए मांग कम हो जाती है। परंतु जब ऐसी एक वस्तु की कीमत गिरती है तब उस वस्तु को सभी उपयोगों में प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो। अब मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, देखिए क्या है। एक सामान्य नियम के रूप में मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है जो कि कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दिखाता है। परंतु कुछ विशेष
परिस्थितियां में इसका विपरीत भी हो सकता है, अर्थात कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि कर सकती है। ये परिस्थितियां मांग के नियम के अपवाद कही जाती है। ठीक है, पहला अपवाद क्या है? गिफ्ट वस्तुएं। ये विशेष प्रकार की घटिया वस्तु होती है जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा व्यय करता है और इनकी मांग कीमत में वृद्धि से बढ़ती है और कीमत गिरने से गिरती है। उदाहरण, हमारे देश में यह अक्सर देखा जाता है कि जब मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा की कीमत गिरती है तब उपभोक्ता उन पर कम खर्च करने की प्रवृत्ति रखता है और बेहतर अनाज जैसे गेहूं चावल का उपयोग करने लगता है। इस घटना का जिसे गिफ्ट विरोधाभास के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफ्ट ने निरीक्षण किया था इसका। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट। दूसरा गिफ्ट वस्तु क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं या दिखावे की वस्तुएं। यह अपवाद कुछ प्रतिष्ठा सूचक वस्तु से संबंधित है, जैसे कि हीरा सोना पुरानी कलाकृतियाँ आदि प्रतिष्ठा के कारण खरीदी जाती है। ये अमीर व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और विभिन्नता के लिए मांगी जाती है। ऐसी वस्तु की कीमत ऊंची होने पर भी मांगी जाती है। ठीक है, अभाव का भय। यदि उपभोक्ता भविष्य में किसी वस्तु के अभाव या कमी की आकांक्षा करते हैं तब वे वर्तमान अवधि में उस वस्तु को अधिक खरीदने लगेंगे, चाहे उसकी कीमत बढ़ रही हो या घट रही हो, है ना। उदाहरण है आपातकालीन स्थितियां जैसे युद्ध, अकाल आदि के समय उपभोक्ता ऊंची कीमतों पर भी वस्तु की मांग करते हैं क्योंकि उनकी कमी का भय और असुरक्षा रहती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है अज्ञानता। उपभोक्ता ऊंची कीमत पर भी बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत की अनभिज्ञानता के कारण वस्तु को अधिक खरीद सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है फैशन से संबंधित वस्तुएं। फैशन से संबंधित वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता और उनकी मांग कीमत बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। यदि एक उदाहरण देखते हैं, यदि एक विशेष प्रकार की ड्रेस फैशन में होती है तब उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है छठा पॉइंट जो है जीवन की अनिवार्यताएं। ऐसी वस्तुएं जो उनके लगातार प्रयोग के कारण जीवन की अनिवार्यताएं बन जाती है, अपवाद की वस्तु बन जाती है। उदाहरण है चावल, गेहूं, नमक, दवाइयाँ आदि वस्तु को इनकी कीमतें बढ़ने पर भी खरीदा जाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मौसम में परिवर्तन। मौसम जलवायु में परिवर्तन के कारण भी कुछ वस्तुओं की मांग परिवर्तित हो जाती है, चाहे उनकी कीमत में कुछ परिवर्तन हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, उदाहरण है कीमत बढ़ने की बावजूद वर्षा ऋतु में छाते की मांग बढ़ जाती है ना। तो ये कुछ पॉइंट था हमारा मांग के नियम के अपवाद के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी अभी। ठीक है, 2 से 3 पार्ट होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।